जय हिंद दोस्तों। आज हम 1 मार्च 2024 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और इस क्लास की डेली पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए या कमेंट बॉक्स में पिन लिंक से जुड़कर डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपको आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर अति महत्वपूर्ण करंट और साथ में जीके जीएस मिलेगा। तो आइए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में पेरू देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है यहाँ पर डेंगू के फैलने से। पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है डेंगू के प्रसार से। और इसका क्या कारण है? तो जो एल नीनो है उसका प्रभाव है। एल नीनो के कारण यहाँ पर तापमान में वृद्धि हुई है। यह एक जलधारा है। क्या है? जलधारा है एल नीनो। इसके कारण यहाँ के तापमान में वृद्धि हुई है जिससे मच्छर की लार्वा की संख्या में वृद्धि हुई है और यहाँ पर तेज़ी से डेंगू का प्रसार हुआ है। यह एक गर्म जलधारा है और इसका अर्थ होता है ईशू का शिशु, अर्थात ये 25 दिसंबर के आसपास से उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है या चलना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इसे ईशू का शिशु कहा जाता है। लालिनो एक ठंडी जलधारा है। लालिनो कैसी है? ठंडी जलधारा है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है। इसे ईसा मसीह का शिशु भी कहा जाता है और इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब भी एल नीनो आता है तो भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात भारत में वर्षा कम होगी। भारत में वर्षा कम होगी जिस वर्ष एल नीनो से प्रभावित होगा भारतीय मानसून। लालिनो एक ठंडी जलधारा है और यह भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अर्थात भारत में अच्छी वर्षा होगी लालिनो से। डेंगू यह वायरस से होने वाला रोग है और इसकी वाहक कौन है? तो एडिस इजिप्टाई मच्छर जो होते हैं वो इसके वाहक होते हैं और इसमें प्रभावित होता है प्लेटलेट्स। बिम्बाणु इसमें प्रभावित होते हैं। जो हमारी प्लेटलेट्स होती है उनकी संख्या में कमी आती है। और इसके उपचार के लिए पहली वैक्सीन है डेंगवेक्सिया वैक्सीन। यह पहली वैक्सीन है डेंगू की और बकरी का दूध भी इसके लिए फायदेमंद होता है डेंगू के बुखार में। अब हम कुछ राजधानियां देख लेते हैं। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है पेरू की राजधानी। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटो और अभी हाल ही में बोगोटो घोषणा पत्र जारी हुआ है डाल्फिनों के संरक्षण के लिए। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो। इक्वेडोर की राजधानी है क्वेटो और इक्वेडोर में ही कोटोपेक्सी ज्वालामुखी स्थित है जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और वेनेजुएला में ही एंजिल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में सदस्य के रूप में शामिल होने से मना कर दिया। किसके द्वारा? अर्जेंटीना के द्वारा। ब्रिक्स इसकी अध्यक्षता 2023 में कहाँ पर की गई थी? तो साउथ अफ्रीका में इसकी अध्यक्षता हुई थी 2023 में, जहां पर 6 देशों को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन अर्जेंटीना के मना करने के बाद 5 देश इसमें शामिल हुए और 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो रूस 2024 में इसकी अध्यक्षता करने वाला है ब्रिक्स की। पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है? तो यह भी अर्जेंटीना में स्थित है पेटागोनिया का मरुस्थल और यहाँ पर घास के मैदान को पंपास कहा जाता है अर्जेंटीना में। पेरू और बोलिविया की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो टीटीकाका झील स्थित है पेरू और बोलिविया की सीमा पर और यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, अर्थात ये यहाँ पर नौकायान होता है और यह विश्व की सबसे ऊंची झील है जिस पर नौकागम्य होता है। इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है टीटीकाका झील को। बोलिविया की राजधानी क्या है? लापाज है बोलिविया की राजधानी और बोलिविया टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो लापाज राजधानी है बोलिविया की, यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है बोलिविया की। आगे हम देखते हैं लक्ष्य सीरीज में हम कंप्लीट 6 माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। एकदम से करंट अफेयर्स आपके लिए आसान बन जाएगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो यह सीरीज आप जरूर देखिएगा। लक्ष्य सीरीज प्रतिदिन आपको करंट रिवाइज होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? डेनियल बोरेनबॉइम और अली अबू अवाद, इन दोनों को सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से। और अगर गांधी शांति पुरस्कार, केवल गांधी शांति पुरस्कार का पूछ ले कि गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये गोरखपुर प्रेस को सम्मानित किया गया है गांधी
शांति पुरस्कार से, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से डेनियल बोरेनबोम और अली अबू अव्वाद को सम्मानित किया है। राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने की है कि प्रत्येक जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश के ही उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की जाएगी। और देश की पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम, यह भी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो यह भी उज्जैन में स्थापित की जाएगी, भारत की पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम। आगे हम देखते हैं भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौतों को किसने रद्द किया है? तो मालदीव के द्वारा रद्द किया गया है जल विज्ञान समझौतों को भारतीय नौसेना के साथ। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हाल ही में अभी सूरत गुजरात में हुआ है। डायमंड बोर्स का यह विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है। काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? काशी तमिल संगम अभी हाल ही में वाराणसी में इसके दूसरे चरण का भी उद्घाटन हुआ, या दूसरा चरण भी वाराणसी में इसका आयोजित हो चुका है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा कहाँ लॉन्च हुई है? तो यह केरल में लॉन्च हुई है। यह भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है और इसका नाम है बाराकुडा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 28 दिसंबर को। और हम राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? बांग्लादेश इसकी विजेता रही है अंडर 19 एशिया कप की, और यह पहली बार विजेता हुई है। सौरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पीएम मोदी द्वारा वाराणसी में इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? वाराणसी में। आगे देखते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका फर्स्ट बार आयोजन हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, और इनका आयोजन हुआ है पहली बार नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है पहली बार। अगर इसके शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला इसका शुभंकर था। क्या था? उज्ज्वला इसका शुभंकर था। और कौन फर्स्ट स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य? तो हरियाणा पहले स्थान पर रहा था खेलो इंडिया पैरा गेम के पहले संस्करण में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन है? इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन होता है। और इसका भागीदार राज्य कौन है? तो असम इसका भागीदार राज्य बनता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो यह मिचेल स्टार्क है। और किस टीम के द्वारा खरीदा गया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा इन्हें खरीदा गया है, और यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो इनका आयोजन अभी 2023 में हुआ है तमिलनाडु में। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में इन खेलों का आयोजन हुआ है। शुभंकर क्या था? तो वीर मंगाई शुभंकर था। वीर मंगाई इसका शुभंकर था। और पहले स्थान पर कौन रहा है यहाँ पर? तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है खेलो इंडिया गेम्स में। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज हुई है? दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर यह दक्षिण कोरिया में दर्ज हुई है। दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट न्यूनतम कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। यहाँ पर 0.72 है, अर्थात एक जोड़े का एक बच्चा भी नहीं है। 0.72 यहाँ का क्या है? फर्टिलिटी रेट है। और इसका कारण है कैरियर की चिंता, एक अच्छा कैरियर। हमारे यहाँ हमारे दो के सिद्धांत के अनुसार रिप्लेसमेंट दर, प्रतिस्थापन दर कितनी है? 2.1 हमारी प्रतिस्थापन दर है। भारत की प्रतिस्थापन दर क्या है? तो 2.1 भारत की रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन दर है। उत्तर कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी क्या? प्योंगचैंग इसकी राजधानी है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। और इनकी मुद्रा क्या है? वोन इनकी मुद्रा है। और जो 38 डिग्री अक्षांश रेखाएं वह सीमा बनाती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। कौन सी?
38 डिग्री अक्षांश रेखा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है। और अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें तो येन यहाँ की मुद्रा है। जापान के पीएम कौन है? तो फ्यूमो किशिदो यहाँ के वर्तमान पीएम है जापान के। और यह 4 द्वीपों पर स्थित है जापान, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वह होन्शु द्वीप पर स्थित है और होन्शु द्वीप ही सबसे बड़ा द्वीप भी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो भारत का 48वां स्थान रहा था टोक्यो ओलंपिक में। और भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते थे। इसके साथ ही भारत ने यहाँ 7 पदक जीते थे कुल। और अगर हम देखें गोल्ड किसने जीता था, तो यह नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया था गोल्ड मेडल। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। किस दिन जीता था ये? तो यह 7 अगस्त को जीता था और इसी दिन राष्ट्रीय भाला दिवस या जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। 2 सिल्वर जीतने वाले कौन है? तो एक तो मीराबाई चानू ने किसमें? वेट लिफ्टिंग में जीता था। और एक रवि दहिया द्वारा कुश्ती में जीता गया था सिल्वर मेडल। तो 2 सिल्वर मेडल आए थे और एक गोल्ड मेडल आया था भाला फेंक में। लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत हम जीके जीएस के देखेंगे। इसमें लक्ष्य सीरीज का एक और पार्ट रहेगा साथ में ही आपको प्रतिदिन, जिसमें हम जीके जीएस देखेंगे महत्वपूर्ण, जिन्हें बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता रहती है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, रायमोना, डिब्रू सिखोवा। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, रायमोना, डिब्रू सिखोवा ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह असम के राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ के? असम के। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर, अंसी, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल ये कहाँ के? तो ये कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर, अंसी, बनेरघट्टा, नागरहोल और कुद्रेमुख। पेंच, कान्हा, कूनो, सतपुड़ा, माधव, पन्ना, संजय और वन विहार यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के हैं? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। चांदोली, तदोबा, पेंच और नवेगांव ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? चांदोली, तदोबा, पेंच, नवेगांव ये महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। सिमलीपाल और भितरकनिका ये दोनों कहाँ पर? उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल और भितरकनिका। और जो भितरकनिका है यहीं पर कौन से कछुए पाए जाते हैं जो नॉर्थ अमेरिका से आते हैं? ओलिव रिडले कछुए आते हैं। कौन से? ओलिव रिडले कछुए कहाँ? भितरकनिका में पाए जाते हैं जो नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। केवलादेव, मुकुंदरा, रणथंभौर और सरिस्का यह राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। बुक्सा, जल्दापारा और सिंगलीला और नियोरा ये कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान है। जल्दापारा, बुक्सा, सिंगलीला और नियोरा। मुकुर्ती, मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी और अन्नामलाई ये कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुर्ती, मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी। जिम कॉर्बेट जिसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी और गंगोत्री ये कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। मोलिंग और नामदफा ये कहाँ के हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश के कौन है? मोलिंग और नामदफा। पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है तीनों, कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास। ब्लैक बक, गिर वजदा ये कहाँ के हैं? तो यह गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? ब्लैक बक और गिर वजदा। कालेश्वर और सुल्तानपुर ये हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर। पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा, कर्नल शेरजंग, सिबल बारा ये हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। पिन वैली, ग्रेट हिमालयन। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? झारखंड का है। बेतला और पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इन्होंने किंग चार्ल्स से नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। इससे पहले भी प्राप्त की है, लेकिन किंग चार्ल्स जो वर्तमान में यहाँ के राजा है उनसे प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय सुनील भारती मित्तल
और इनकी कौन सी कंपनी है, तो यह एयरटेल कंपनी के मालिक है सुनील भारती मित्तल। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से इन्होंने नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है और नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित करने वाले किंग चार्ल्स पहली बार सम्मानित करने वाले व्यक्ति है और पहली बार इन्होंने किसे सम्मानित किया है, सुनील भारती मित्तल को, जो कि एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। अभी तक कौन कौन से भारतीयों को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो जो एलिजाबेथ थी इनसे पूर्व उन्होंने रतन टाटा, पंडित रविशंकर शुक्ल और जमशेदजी ईरानी, इन तीनों को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। किसके द्वारा किया गया है, एलिजाबेथ द्वारा। और किंग चार्ल्स ने पहली बार सम्मानित किया है किसे, सुनील भारती मित्तल को, और यह एयरटेल कंपनी के मालिक है। अगला हम देखते हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी थी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दी थी और यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि कब त्यागी थी, तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्यागी थी 1920 में। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ब्रिस्टल ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे, ब्रिस्टल ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हुई थी राजा राममोहन राय की। यह अकबर द्वितीय का ही केस लड़ने के लिए यहाँ पर गए थे और इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल ब्रिटेन में। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। अगला है स्वामी विवेकानंद कहने वाला पहला कौन था, तो जो खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, इन्होंने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो महात्मा गांधी ने इन्हें गुरु की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को। राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो यह जर्मनी के हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस को। कर्पूरी ठाकुर, इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है और यह बिहार के पूर्व सीएम है। इन्हें बिहार में जननायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है, तो यह तमिलनाडु राज्य के कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में है और यहाँ इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। और जो यह सेकेंड स्पेस पोर्ट है, यहाँ से छोटे जो लॉन्चिंग व्हीकल है, जो छोटे रॉकेट है, उनको लॉन्चिंग किया जाएगा SSLV का। इसकी आधारशिला रखी गई है तमिलनाडु में। कुलशेखरपट्टनम में सेकेंड स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है और पहला स्पोर्ट पोर्ट है सतीश धवन अनुसंधान केंद्र या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, पहला स्पेस पोर्ट है इसरो का। और यह कहाँ पर स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। और कौन सी झील है, तो पुलिकट झील के किनारे या पुलिकट झील में स्थित है यह। अगर हम देखें इसरो के व्हीकल उपग्रह लॉन्च करेंगे, यहाँ से जो छोटे व्हीकल होंगे उनको लॉन्च किया जाएगा इस सेंटर से। चंद्रयान 3 किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया था, तो यह LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था और यह 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और इस दिन हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यह कहाँ पर स्थित है, यह तिरुअनंतपुरम केरल में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर। और इन्हें ही भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसरो की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसके प्रमुख कौन थे, फर्स्ट, तो विक्रम साराभाई इसके फर्स्ट प्रमुख थे और वर्तमान में एस सोमनाथ इसके प्रमुख हैं। एस सोमनाथ की बायो ऑटोग्राफी कौन सी है, तो शेर जिसने चांदनी पी ली, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आदित्य L1 यह PSLV C57 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था सूर्य के अध्ययन के लिए और यह L1 पॉइंट लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर स्थापित हुआ है। एक्सपोसेट और POEM यह उपग्रह किससे लॉन्च किए गए हैं, तो PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किए गए हैं एक्सपोसेट और POEM 3। अब हम कुछ संगठन देख लेते हैं प्रमुख। BCCI भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना कब होती है,
तो इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में होती है। 1928 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष है वर्तमान रोजर बिन्नी। सचिव कौन है इसके? तो जय शाह इसके सचिव है बीसीसीआई के। बार्क की स्थापना कब होती है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना होती है जनवरी 1954 में और इसका मुख्यालय है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा इसके संस्थापक थे बार्क के। भारत में कितने परमाणु अनुसंधान केंद्र है? अभी वर्तमान में 7 परमाणु अनुसंधान केंद्र है। और परमाणु कौन सा? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा बनाने में। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसका सूचकांक कौन सा है? तो सेंसेक्स इसका सूचकांक है बीएससी का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, इसकी स्थापना 1992 में होती है। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है और इसका सूचकांक क्या है? निफ्टी इसका सूचकांक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? मॉरिशस पहला देश बन गया है भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला। जन औषधि अभियान यह कब से प्रारंभ हुआ? 2008 में यह प्रारंभ हुआ था, लेकिन 2015-16 में इसका नाम चेंज करके पीएम जन औषधि पहल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पीएम जन औषधि पहल। और इसका उद्देश्य है दवाइयों को कम कीमत पर उपलब्ध कराना ताकि सभी को दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। लक्ष्य है भारत का इसमें कि 10,500 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाने हैं जन औषधि पहल के तहत। और इसमें शामिल होने वाला पहला देश बन गया है मॉरिशस। और यहाँ के प्रधानमंत्री है प्रविंद कुमार जगन्नाथ यहाँ के मॉरिशस के प्रधानमंत्री है। और यह इसमें शामिल होने वाला पहला देश बन गया है जन औषधि पहल में। यूपीआई और रुपे कार्ड अभी हाल ही में कौन से देश में लॉन्च हुए? तो यह श्रीलंका और मॉरिशस दोनों में लॉन्च किया गया है यूपीआई और रुपे कार्ड भारत का। मॉरिशस में ही स्थित है आगालागा द्वीप। कौन सा? आगालागा द्वीप। और यहाँ पर भारत अपनी नई हवाई पट्टी स्थापित कर रहा है आगालागा द्वीप पर मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। यूपीआई को प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश है जहाँ पर यूपीआई लागू हुआ है। और फर्स्ट अरब देश कौन सा है? यूएई सऊदी अरब अमीरात फर्स्ट देश है जहाँ यूपीआई को लागू किया गया है। मिस्र इजिप्ट, इसकी राजधानी काहिरा या कैरो है। इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। और स्वेज नहर जो यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार है, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जो जिब्राल्टर जनसंधि है इसे भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इथोपिया, इसकी राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। और बिर्र यहाँ की करेंसी है। और अफ्रीकन यूनियन है जो G20 में 21वां सदस्य बना है G20 का अफ्रीकन यूनियन। इसका मुख्यालय कहाँ पे? अदिस अबाबा में है, इथोपिया में। विक्टोरिया झील भी कहाँ पर स्थित है? तो हमें अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती है। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा, यह विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। मेडागास्कर यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। और जो 2024 का पहला चक्रवात आया है अलवार, इससे कौन सा देश प्रभावित रहा है? तो मेडागास्कर इससे प्रभावित हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। और यह डेनमार्क के कब्जे में। यहाँ पर कौन सी? एस्किमो जनजाति पाई जाती है जिनके घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो यह श्रीलंका में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यह 1 से 3 मार्च के मध्य 2024 श्रीलंका में आयोजित होगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है? वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई है। और दिसंबर 2023 में कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जिसका भागीदार राज्य कौन था? असम था। इसकी शुरुआत कब से होती है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की? तो 1989 से इसकी शुरुआत होती है। और 2002 में इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया गया था गीता महोत्सव को। और इसकी थीम वसुदेव कुटुंबकम है।
इसके अतिरिक्त वसुधैव कुटुंबकम की थीम हमारी किसकी G20 की भी थी। वसुधैव कुटुंबकम हमारी थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी थीम भी वसुधैव कुटुंबकम थी। और इसकी शुरुआत कब से होती है योग दिवस मनाने की, तो 2015 से इसकी शुरुआत होती है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तवी महोत्सव, अब कुछ महत्वपूर्ण उत्सवों को देख लेते हैं हम। तवी महोत्सव यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बथुकंबा और बोनालू यह तेलंगाना के हैं। थाईपुसम तमिलनाडु, मेदराम जात्रा तेलंगाना, वांगला मेघालय में मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है वांगला को। चापचारकूट और बम्बू डांस मिजोरम, लोसांग लद्दाख, लाई हरोबा यह मणिपुर में मनाया जाता है। होजागिरी यह त्रिपुरा का है। सरहुल झारखंड, अंडूरी उत्तराखंड, सूरजकुंड मेला यह हरियाणा में आयोजित होता है। सोनपुर बिहार में, यह पशुओं का सबसे बड़ा मेला है जो सोनपुर बिहार में आयोजित होता है। बटेश्वर का मेला उत्तर प्रदेश, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, मकरविलक्कू केरल, अंबुबाची का मेला असम में, ओणम तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु और बिहू यह असम में आयोजित होता है। और भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत के। कौन कौन से, भरतनाट्यम, कौन सा है भरतनाट्यम, ये किसका है, तो यह तमिलनाडु का है। इसके अतिरिक्त कथकली, कथकली कहाँ का है, यह केरल का है। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम केरल का है यह दोनों। इसके अतिरिक्त देखिए हम सतरिया, सतरिया कहाँ का है, सतरिया असम का है, सतरिया असम का है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़िया कहाँ का है, तो यह उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। इसके अतिरिक्त हम देखें मणिपुरी कहाँ का है, तो यह मणिपुर का क्लासिकल डांस है। कथक कहाँ का है, तो यह उत्तर भारत का है कथक। तो यह शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के 8 प्रमुख। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है। C4IR इसका शुभारंभ किया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कहाँ, तेलंगाना में इसका शुभारंभ हुआ है C4IR। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इसका शुभारंभ हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। और यह स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है और जीव विज्ञान से संबंधित है, जिसमें पशु चिकित्सा से यह संबंधित है। और यह पहला केंद्र होगा इसका जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अगर हम देखें WEF विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है भारत में। अब WEF बारे में देखें विश्व आर्थिक मंच के, तो इसकी स्थापना होती है 1971 में, 1971 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी बैठक प्रतिवर्ष दावोस में होती है स्विट्जरलैंड। और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है और इसमें भारत की वर्तमान में 127वीं रैंक है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे है। इसकी स्थापना होती है 2 जून 2014 को। यह एक राज्य के रूप में आता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 199। टाइगर रिजर्व है अमराबाद टाइगर रिजर्व। कौन सा प्रमुख टाइगर रिजर्व है यहाँ का, अमराबाद। और नेशनल पार्क है मृगवानी राष्ट्रीय नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ पर दर्ज की गई है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए हैं। तेंदुओं की संख्या किसने गणना की है, तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है और पर्यावरण मंत्री हमारे डॉक्टर भूपेंद्र यादव। और कुल 13,874 तेंदुए हैं भारत में और 2008 से 2022 के मध्य इनमें 1.8% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक कहाँ पर है तेंदुए, मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर है तेंदुओं की संख्या में। किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक तेंदुए पाए गए हैं, तो सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पर है, नागार्जुनी सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए मिले। मध्य प्रदेश को ही
टाइगर स्टेट का दर्जा है और तेंदुआ में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और चीतों को भी नामीबिया से लाकर कहाँ पर पुनर्स्थापित किया गया है, तो ये कुल्लू नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है। अगर हम देखें चीता, शेर, तेंदुआ, बाघ, हिम तेंदुआ, जैगुआर, ये सब किसके बिग कैट के अंतर्गत आने वाले जानवर है। नामीबिया से जो चीता आए थे इन्हें कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में इन्हें स्थापित किया गया है। बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और शेर दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। अब कुछ दिवस देखते हैं हम प्रमुख। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाने की घोषणा हुई है, तो हम 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, 21 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की याद में हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजनी नायडू की जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है, तो अमेजोन पे आरबीआई द्वारा भुगतान एग्रीगेटर अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया है। अर्थात अमेजोन पे अब भुगतान करना होगा हमें ऑनलाइन कोई भी, तो हमें थर्ड पार्टी अर्थात फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह का यूज़ नहीं करना होगा। डायरेक्ट अमेज़ोन पे के माध्यम से हम भुगतान कर सकेंगे अमेज़ोन से कोई भी वस्तु खरीदते समय। तो आरबीआई द्वारा इसको भुगतान एग्रीगेटर का अंतिम अनुमोदन दे दिया गया है। इससे डिजिटल भुगतान सुविधा को बढ़ावा मिलेगा अमेज़ोन को। हम देखिए अगर भारत जीपीटी यह कौन कौन तैयार कर रहे हैं, तो आईआईटी जो बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस, आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस दोनों मिलकर भारत जीपीटी को लॉन्च करेंगे। अमृत प्रौद्योगिकी यह आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित की गई है, जो कि पानी में से आर्सेनिक को अलग करने के लिए या पानी को शुद्ध करने की प्रौद्योगिकी है अमृत प्रौद्योगिकी। समर यह वायु रक्षा प्रणाली है भारत की स्वदेशी, वायु रक्षा प्रणाली है भारत की स्वदेशी समर। और इसमें किस मिसाइल का यूज़ किया गया है, तो आकाश मिसाइल का यूज़ किया गया है इसमें। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया सर्वत्र क्या है, तो यह एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। क्या है, मोबाइल ब्रिज सिस्टम है सर्वत्र, मोबाइल ब्रिज सिस्टम है सर्वत्र। अर्थात कहीं पर भी अस्थायी रूप से ब्रिज का निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका नाम है सर्वत्र। आईजीएमडीबी प्रोग्राम के तहत कितनी मिसाइलों का निर्माण किया गया था, तो इसके तहत 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया था आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत, जिसे किस नाम से जानते हैं, पटना के कोड से याद रखते हैं। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इन 5 मिसाइलों का निर्माण किया था आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत। 1986 में यह प्रारंभ हुआ था और इसके प्रमुख कौन बनाए गए थे, एपीजे अब्दुल कलाम इसके प्रमुख बनाए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल ही में आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के द्वारा। वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में आचार्य लोकेश मुनि को, आचार्य लोकेश मुनि द्वारा अहिंसा विश्व भारती की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, अहिंसा विश्व भारती की। और यह 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है जो समाज में कुरीति है उनको मिटाने के लिए। और ये कहाँ के, राजस्थान बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे, राजस्थान बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है। अगर हम देखें भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ बनाता है, 7 देशों के साथ बनाता है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। और अगर जलीय सीमा की बात करें तो भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं और इसकी कितनी 6100 किलोमीटर भारत की क्या है, जलीय सीमा है, तटीय सीमा। और अगर कुल जलीय सीमा की बात करें अर्थात द्वीपों को भी मिला लें तो कुल जलीय सीमाएँ 7,516 किलोमीटर भारत की कुल जलीय सीमाएँ। और सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा। भारत का अक्षांश विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है।
11वां प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 फरवरी से 11 मार्च तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का आयोजन किया। कब से 26 फरवरी से 1 मार्च तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और क्लास आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 42वां स्थान। हाल ही में देश में लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है अजय मणिक राव जी को। किन्हें? अजय मणिक राव जी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? तो यह आकाशा एयरलाइंस को अधिसूचित किया है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यह अभी हाल ही में किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में जगन्नाथ दिग्गी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन त्रिपुरा द्वारा किया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आधारभूत सुविधाओं को निर्माण के लिए। हाल ही में 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? यह नामीबिया से है। हाल ही में किसने भारतीय हॉकी टीम के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है? तो एलेना नार्मन ने इसे इस्तीफा दे दिया है भारतीय हॉकी के CEO के पद से। हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वंतारा किसने लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की गई है रिलायंस समूह द्वारा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसके द्वारा जीते गए? मलेशिया के द्वारा जीते गए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही।